क्या कह रहे हो? क्या सुनाना है? कहानी सुनने आए हो? केमिस्ट्री क्लास चल रही है भाई, हिंदी की नहीं। तो सुनो शॉर्टकट में, जो तुम बोल रहे थे किसी ने देखा ही नहीं और देखा सबने। कहानी सिंपल सी ऐसी है। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं मुझे अच्छे से याद भी है कि नहीं। एक गांव में ना एक ऋषि मुनि आए। उन्होंने ये चेक करने के लिए कि गांव में कितने सत्यवादी लोग रहते हैं, कितने अच्छे लोग रहते हैं, ये पता करने के लिए एक टेस्ट लिया एक तरीके से। और टेस्ट कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा कि अगर ये गांव ऋषि मुनियों का मतलब महान लोगों का गांव है, सत्यवादियों का गांव है, तो ये कल सुबह तक पता चल जाएगा। और शर्त ये था कि इस गांव में जो बीचों बीच कुआं है, गांव के जो बीचों बीच कुआं है, वहां आपको जा करके एक एक बाल्टी दूध डालना है। अब क्योंकि पुराने टाइम की बात है तो सबके घर में गाय होती थी, तो एक बाल्टी दूध कोई बड़ी बात तो है नहीं। सबके घर में 3-4 गाय कम से कम होती ही होती थी, तो एक एक बाल्टी दूध डालना है। ओके, लेकिन आपको ये चेक नहीं करना है, झांकना नहीं है कुएं के अंदर। ठीक है, तो ऋषि मुनि की शर्त क्या थी? आपको कुएं में क्या डालना है? एक बाल्टी दूध डालना है, लेकिन झांकना नहीं है। ठीक है, और अगर कुआं भर गया, ठीक है, ऊपर तक आ गया, मतलब ये सत्यवादियों का गांव है, ये श्रेष्ठ पुरुष का गांव है, तो हुआ क्या, सब गए, सब एक एक बाल्टी उठा उठा के डालने लगे। छुप छुप के कोई जा रहा है, कोई खुलेआम डाल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन सुबह हुआ, फाइनली ऋषि मुनि आए। वो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि चलो अब कुएं की तरफ देखते हैं कितना दूध भरा है। कुएं में गए तो कुएं में से पानी था क्योंकि सब इंसान ये सोच रहे थे कि मैं तो पानी डालूंगा और उन्होंने तो दूध डाला होगा, पता थोड़ी नहीं चलेगा मेरा पानी कौन सा डाला हुआ है। और सबने यही सोचा, और लास्ट में सबने क्या भरा? पानी ही भरा उसमें। और उससे ये पता चला कि हम सोचते हैं ना कि हम ये काम करेंगे या हम ये काम छोड़ देंगे तो उससे कौन सा महान काम हो जाएगा। जैसे कि नॉनवेज की बात आती है ना, हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैं मुर्गा खाना छोड़ दूंगा तो कौन सा मुर्गा कटेगा नहीं। सब यही सोचने लगे कि अगर मैं मुर्गा खाना छोड़ दूंगा, मुर्गा कटेगा नहीं, तब तो कभी मुर्गा कटना बंद वैसे भी नहीं होगा, बकरा कटना बंद वैसे भी नहीं होगा। लेकिन अगर सब एक बार में सोच ले कि हमें खाना छोड़ना है तो वो छूट भी जाएगा। क्या? तो तुम उसी कुएं वाली काम कर रहे थे, देखा सबने, लेकिन सबको बोल रहे हो किसी को बताना मत। देख सबने लिया है। खैर, पढ़ क्या रहे थे हम? देखो जरा, हमने स्टार्ट कर दिया था फिनॉल की रासायनिक गुणधर्म। फिनॉल का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, नामकरण हमने देख लिए थे फिनॉल में, जो भी पॉसिबल नेम है बेंजीन के साथ। फिनॉल बनाने की विधि भी हमने कर ली थी शायद, औद्योगिक निर्माण की विधि और प्रयोगशाला विधि दोनों कर लिया था। उद्योग फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में हमने क्या क्या चीजें देखना है, कुछ तो कर भी लिए होंगे हमने। जल्दी से आए, क्या हेडिंग है? फिनॉल का रासायनिक गुणधर्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। थोड़ा सा पंखा कम करूं, बहुत तेज आवाज कर रहा है। बस 10 मिनट की बात है, उसके बाद खुद तो मेंटेन हो जाओगे, कोई बात नहीं, छोड़ो, मेन तो नीचे है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आप फिनॉल की सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? किसके साथ करवाया था हमने सबसे पहले? अरे तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं भी दिक्कत तो क्या दिक्कत है, मेन तो अब है ना। नंबर 1 आपने किसके साथ करवाना है? PCl5 के साथ आप रासायनिक अभिक्रिया करवाओ जरा। पहले भी बताया PCl5 के साथ करवाते हैं तो क्या आंसर आता है? पहले भी बहुत बार हिंट किया कि PCl5 कहीं पे भी आए आंसर में हमेशा क्या दिखता है हमें?
POCl3 तो दिखता ही दिखता है। वैसे क्योंकि फिनॉल का रासायनिक प्रॉपर्टी है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिनॉल बनाना होगा। और किसके साथ रिएक्शन करवाना है, PCl5 के साथ। कभी भी PCl5 हो तो आंसर क्या है, POCl3। मैं रिपीट कर रहा हूं, आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, क्या निकलता है, क्या बचता है, HCl निकलेगा। और Cl कहां जुड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, आपका जो Cl है, 5 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन तो गए, उसमें से एक आल्सो किस में जुड़ेगा, Cl आर्थो पे जुड़ा, तो क्या बन गया आपका, ऐसे ही था, आपने सीधा Cl ऊपर जोड़ा था ना। देखो आर्थो पे ना जोड़ के आप क्या करोगे, इसको, ये PCl5 में से 5 Cl है, 5 Cl में कहां जोड़ोगे, यहां पर अगर जोड़ा तो ये आ गया Cl, ठीक है, यहां पे जोड़ा तो ये आ गया, यहां से क्या निकल गया, H निकला, और यहां पे एक और Cl बचा हुआ है, तो टोटल क्या बच गया, HCl। क्या हुआ यहां पे, देखो POCl3 का P, O और Cl3 ये निकल गया, बचा क्या था, बेंजीन। O तो चला गया POCl3 के साथ, बेंजीन और उसके ऊपर H बचा था। जो तो H था, इस 5 Cl में से जो 3 Cl गए, 2 बचे, उसके साथ ये H गया HCl, और जो बचा हुआ Cl था इसके ऊपर आया। ठीक है, ये था आपके पास पहला रिएक्शन। समझ में ना आया हो तो सिंपल सा देखो, 5 क्लोरीन थे तो कहां गए, 4, और ये है 5वां। 5 में से 3 कहां चले गए, 5 में से सपोज ये 3 कहां चले गए, इस Cl3 के साथ, ठीक है। फिर 2 बचे, 2 में से जो एक है वो तो चला गया कहां, ऊपर। तो देखो ऊपर गया तो यहाँ पे OH था पहले, तो O तो यहाँ पे यूज हो चुका है, H बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ H है, ये बचा हुआ H इस बचे हुए Cl के साथ यहाँ आ जाता है HCl। तो ये वाला Cl जो है ये ऊपर आ गया, ये बचा हुआ Cl इधर आ गया, और ये तीनों Cl एक साथ POCl3 में यूज हो गया। उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है, नॉर्मली कहीं पे भी आपको हेलोजन दिखे तो आप कौन सा उत्प्रेरक लगा सकते हो, FeCl3। इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बेंजीन। हो गया। फिर सेकंड रिएक्शन किससे करवाना था, और किससे करवा सकते हैं हम, एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने देखा है, फ्रीडल क्राफ्ट में कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट 2 थे, एक था एल्कलीकरण और दूसरा क्या होता है, एल्कलीकरण में किससे अभिक्रिया होती है, सिंपल RX से। RX मतलब R की जगह क्या रख सकते हैं, CH3Cl से सीधा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या हो जाएगा, फिनॉल किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कलीकरण है ना, तो CH3Cl या फिर RX भी लिख सकते हैं। कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। अगेन इसमें क्या जुड़ेगा, क्या निकलेगा, CH3 को हम या तो आर्थो में जोड़ेंगे, या तो CH3 को हम किस में जोड़ेंगे, पैरा में जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, सिंपल। और जब जोड़ेंगे CH3 को बेंजीन के किसी भी हिस्से में जोड़ेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, एक H निकलेगा। तो वो H और ये Cl क्या बन गया, एक तो निकल गया HCl। वो HCl क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने CH3 जब बेंजीन से जोड़ा तो यहां से एक H रिप्लेस हुआ
और ये Cl HCl। बाकी CH3 कैसे कैसे जुड़ा पहले भी बता चुका हूं, फिनॉल और एक CH3 यहां पे जब आर्थो पे जुड़ता है तो ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है कि अधिक मात्रा में? अल्प मात्रा में प्राप्त होता है ये, और इसका नाम क्या है कुछ बताया? आर्थो पे जुड़ा है तो ये आर्थो, और जब फिनॉल के साथ CH3 जुड़ा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिसॉल, आर्थो क्रिसॉल। और आल्सो अगर आप मेटा पे पैरा पे जोड़ोगे तो ये किस मात्रा में प्राप्त होता है? ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो आप इसको दीर्घ मात्रा, बहुमात्रा, अधिक मात्रा ऐसे भी कह सकते हो CH3। तो हमने क्या लिखने की आदत डाली हुई है? मुख्य, ठीक है मुख्य ही लिख लो। इसका क्या नाम होगा? ये आर्थो था तो ये सब स्मॉल लेटर में होंगे, पैरा क्रिसॉल ये हो सकता है। एल्कलीकरण, अब एल्कलीकरण के बाद क्या आता है? एसिटिलीकरण। ये सब तो दिमाग में एकदम बैठ ही गया होगा अच्छे से। फिडल क्राफ्ट, ब्लर तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? एसिटिलीकरण में क्या जोड़ते हैं? RCOX या RCOCl जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? अब तो ये सब तुरंत कर ही लोगे ना। ये क्या है आपका? फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन किससे? RCOCl। R की जगह क्या लिख सकते हैं? CH3CO। किसकी उपस्थिति में होती है फिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण या एसिटिलीकरण? निर्जल AlCl3। क्या निकलता है कभी भी? क्या निकलता है कभी भी? CO CH3 या तो आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, और जब भी जुड़ेगा तो क्या निकालेगा? एक हाइड्रोजन निकालेगा। निकालेगा कौन सा वर्ड कहते हैं? रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। इसको हम प्रतिस्थापित कहते हैं। प्रतिस्थापित मतलब एक की जगह कोई दूसरा आ गया है, ओके। तो CO CH3 जुड़ जाएगा आपके फिनॉल के साथ। तो पहले तो यहां से एक हाइड्रोजन और ये Cl निकला, तो ये अलग से क्या हो गया? HCl हो गया। फिर ये CO CH3 आर्थो पे जुड़ेगा, ये और ये फिनॉल है, और आर्थो पे क्या जुड़ गया? CO CH3। आर्थो पे जब होता है तो क्या किस मात्रा में प्राप्त होता है? अल्प मात्रा में। या फिर वो किस में जुड़ सकता है? CO CH3। और ये कौन से मात्रा में प्राप्त होता है? पैरा में जुड़े तो मुख्य मात्रा में। इसका क्या नाम होता है? पहले भी बताया हुआ है। बेंजीन के फिनॉल के साथ CO CH3 हुआ तो एसिटोफिनॉल। ऐसे नाम याद हो जाएंगे, धीरे धीरे बीच बीच में आएंगे तो नाम याद हो जाएगा। एसिटोफिनॉल, दोनों आपका एसिटोफिनॉल है। बस आप इसको एक को क्या कह सकते हो? आर्थो एसिटोफिनॉल, पैरा एसिटोफिनॉल, या फिर सिंपल एसिटोफिनॉल ही कहो दोनों को। और ये क्या हो गया आपका? HCl। तो ये तीन हो गए थे, इसमें कोई डाउट है? PCl5 के साथ कराएं तो POCl3 निकलेगा। फिडल क्राफ्ट करवाएं तो दो टाइप का फिडल क्राफ्ट होता है, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण होता है। एल्कलीकरण में क्या होता है? RX, जिसमें R जुड़ जाता है, मतलब CH3Cl होता है। CH3Cl में से क्या जुड़ जाता है? CH3 आर्थो या पैरा पे जुड़ सकता है। वैसे एसिटिलीकरण या एसिलीकरण करे फिडल क्राफ्ट का तो RCOCl, तो इसमें COCH3 आर्थो या पैरा पे जुड़ जाता है, और जो बचा आपका एसिटोफिनॉल बन जाता है। इसके अलावा कुछ अगला पॉइंट कुछ दिया था? सल्फोनीकरण। कौन सा ऐसा चमक रहा है इधर? ठीक है, सल्फोनीकरण घर के लिए दिया था आपको, किया हुआ है? सल्फोनीकरण,
सल्फोनीकरण में 9 पे छोटी की मात्रा होता है बड़ी की? सही है। क्या जुड़ता है सल्फोनीकरण में? H2SO4 को क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सिंपल, फिनॉल को H2SO4 के बारे में मैंने बताया, कभी भी H2SO4 हो तो क्या निकलता है? SO3H निकलता है या किसी से जुड़ जाता है? जो भी बगल वाला है उसके साथ SO3H जुड़ जाएगा। तो ये घर के लिए दिया हुआ था, किया है? चलो अभी भी कर ही सकते हो। तो ये क्या है आपका? फिनॉल। फिनॉल है, किससे रिएक्शन करवाया? H2SO4 के साथ। क्या निकल जाता है आपका इसमें से? SO3 और ये H, और या तो आर्थो पे जुड़ेगा या फिर किस पे जुड़ेगा? यही चीज पैरा पे जुड़ेगा। सेम जैसे यहां पर हुआ है, आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, सल्फोनीकरण किसकी उपस्थिति में होती है? हीट की उपस्थिति में। नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखो SO3H, ये तो एकदम रटा दिया है आपको कि HNO3 हो तो क्या निकलता है? NO2 बगल वाले के साथ जुड़ जाएगा। H2SO4 हो तो SO3H बगल वाले के साथ जुड़ जाएगा। ये सब तो अच्छे से बताया हुआ है, इतने बार रिपीट ही हो चुका है ये। तो ये हो गया OH, और ये क्या जुड़ गया? SO3H। अच्छा, जब SO3H जुड़ा होगा तो क्या निकला होगा? बेंजीन से एक H निकला होगा। और यहां पर क्या क्या बचा है? देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 में से एक हाइड्रोजन तो उधर गया। कितने हाइड्रोजन बचे? एक और बचा है, एक वो हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन जो अभी निकला था। टोटल कितने हाइड्रोजन हुए? 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। सल्फर यूज हो गया? हो गया। ऑक्सीजन कितने यूज हुए? 4 में से 3 यूज हुए। कितना बचा है? 1 बचा है। तो 1 बच गया ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का आप क्या बना सकते हो भला? ठीक है, जल बना सकते हो। तो ये हो गया आपका ऐसे। प्लस क्या हो गया? यहां पे भी हम आर्थो मेटा में निकाल सकते हैं। तो एक निकालो यहां पे प्लस में H2O, और हम आल्सो इसको भी क्या कर सकते हैं? जैसे आपने इसको आर्थो में निकाला तो किस मात्रा में प्राप्त होता है? अल्प मात्रा में। वैसे ही आप इसको किस में निकाल सकते हो? पैरा में निकाल सकते हो। ये वाला आ भी रहा है, लास्ट लाइन SO3H, ये किस मात्रा में प्राप्त होगा? मुख्य या दीर्घ या वृहद प्राप्त होगा। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया आपका? अब देखना कैमरे में पता नहीं आ रहा है कि नहीं। यह हो गया आपका H2O, नहीं भी दिख रहा होगा तो H2O। तो आई थिंक सल्फोनीकरण भी आप बहुत बार कर चुके हो। जो पहली बार भी कर रहा है वो ध्यान रखे, H2SO4 में हमें क्या निकाल देते हैं हमेशा? SO3H। जब निकाला तो एक हाइड्रोजन वहां पे बचा था, एक ये बचा था और एक ऑक्सीजन ये H2O बन गया। किया था घर पे से। सल्फोनीकरण के अलावा और क्या दिया था? फिनॉल के रासायनिक गुण में नाइट्रीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाइट्रीकरण उस तरह से नहीं होगा जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो। होगा वैसे ही, लेकिन जो आप नाइट्रिक अम्ल जोड़ते हो वो 3 बार आप जोड़ोगे, 3 बार जोड़ोगे और 3 जगहों से वो जुड़ेगा। मैं बता देता हूं। सल्फोनीकरण के बाद क्या था? फिनॉल का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में कौन जुड़ता है? HNO3 जुड़ता है और उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4 की। नाइट्रीकरण के लिए मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। ये हटा देता हूं मैं। लिखा तो खैर था ही सबने, इसको भी हटा ही देते हैं। देखो, एक उधर मैं नाइट्रीकरण वो कर रहा हूं जो आपने किया होगा अपनी कॉपी में, वो भी गलत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको आदत अब ये वाली डालना है। आपने क्या किया होगा नाइट्रीकरण में? फिनॉल प्लस किससे जोड़ा? HNO
नाइट्रीकरण में हमेशा किसकी उपस्थिति होती है? सांद्र H2SO4 की। क्या बताया हमेशा, कभी भी HNO3 मिले तो ये हमेशा क्या निकालता है? NO2 अलग से नहीं निकालेगा, NO2 अलग करके किसी के साथ जुड़ेगा, बगल वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो HNO3 में से आपको क्या निकाल के जोड़ देना है बेंजीन के साथ या फिनॉल के साथ? HNO3 में से क्या निकला? NO2, और इसको आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे NO2। इसको भी आप हमेशा की तरह या तो आर्थो पे जोड़ सकते हो या फिर पैरा पे। आपने ऐसे ही किया होगा, ऐसे किया है, ठीक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? सांद्र को CON लिख सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4। CSK और LSG कहां से आ गया बीच में? IPL की बात कहां से हो रही है? NO3 में से क्या निकाला आपने? NO2। जब NO2 जुड़ा होगा बेंजीन से तो क्या निकला होगा? एक H निकला होगा। क्या बच गया? ये वाला हाइड्रोजन यूज हुआ है अभी तक वहां पे? नहीं। तो एक हाइड्रोजन ये भी है और एक हाइड्रोजन ये है जो निकला। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? N यूज हो गया? हो गया। ऑक्सीजन 3 है, उधर कितने यूज हुए? 2 यूज हुए, तो ऑक्सीजन कितना बचा है? तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, अगेन क्या बनाएगा? H2O। या तो एक आर्थो पे बनाएगा, अच्छा पहले तो H2O मैं अलग से कर देता हूं, H2O, और ये भी एक बार आर्थो में निकलेगा तो एक बार आर्थो पे निकला तो एक बार पैरा में निकला, ये हो गया। यही क्या होगा आपने ज्यादा, ठीक है। या फिर कुछ नहीं किया तो कोई एक बनाया होगा आर्थो या पैरा वाला, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अब से ध्यान देना, आप पूरी केमिस्ट्री में नाइट्रीकरण ऐसे ही करोगे। लेकिन फिनॉल के केस में ये थोड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको हम पिक्रिक एसिड कह सकते हैं। ये आपके पेपर में कम से कम मतलब 3-4 बार तो ये आया होगा, सिर्फ पिक्रिक एसिड पूछ करके। पिक्रिक एसिड के बाद इसको आल्सो कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको शॉर्टकट में कहा जाता है TNP। इसको मैंने पहले भी आपको कहा होगा कि TNP वर्ड आपने इससे पहले कहीं देखा होगा। एंग्री बर्ड जब हम खेलते हैं, खेला एंग्री बर्ड, तो उसमें ब्लैक कलर के बक्से होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के, उस पर TNP लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब हम एंग्री बर्ड से उड़ाते हैं तो वो फटते हैं बक्से। अब मैं खेलता तो मैंने उसमें भी केमिस्ट्री ढूंढ लिया कहीं से, ठीक है। मैंने तो पूरा देखा उसको, पैराबोलिक कंडीशन से परवलयाकार से जा रहा है। देखो अब से नाइट्रीकरण आपको कैसे करना है। फिनॉल के लिए नाइट्रीकरण थोड़ा डिफरेंट होगा, देख लो इसको। डिफरेंट में कुछ टफ नहीं है सिंपल, बट ध्यान से देखो फिनॉल के लिए नाइट्रीकरण कैसे होगा। मैं यहां पे बना रहा हूं वही नाइट्रीकरण वाला केस। आपको नाइट्रीकरण, इसके अलावा भी कुछ दिया था नाइट्रीकरण के अलावा, तो इसको ध्यान से देखो। नाइट्रीकरण में क्या जोड़ते हैं? HNO3। ब्लर तो नहीं हो रहा है पक्का, क्योंकि उसके जस्ट नीचे है। ब्लर होता तो बड़ा गुस्सा आता है। देखो इसको, इसमें हमें क्या बनाना है एकदम वैसा ही। ये क्या है आपका? ये क्या है? फिनॉल। क्या जोड़ा आपने इसमें? HNO3। और इसमें कितने HNO3 जोड़ना है? देखो इसमें हमें टोटल जोड़ने हैं 3 HNO3, ठीक है। 3 HNO3 जोड़ना है हमें, तो 1, 2 और ये 3 HNO3। और बाकी का रिएक्शन वैसे ही है, सिंपल, जैसे आप जोड़ते थे। कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या करते थे आप इसमें? पिछली बार क्या करते थे? HNO3 हो तो क्या निकालते थे? इस बार कितने HNO3 हैं? तो एक किस्में से, एक किस्में से, और एक कितने NO2 निकलेंगे? 3 निकलेंगे। 3 NO2 निकलेंगे तो 3 अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे। 2 वाले पे जाएगा, इसकी तुलना में देखो कार्बन गिनो 1, 2,
3 4 5, तो एक पहले कार्बन पे गया, सेकंड वाला चौथे कार्बन पे जाएगा, और जो तीसरा वाला है ये जाएगा छठे कार्बन पे। और क्या जा रहा है एक्चुअल में, क्या निकल रहा है? NO2 निकल रहा है। तो क्या होगा देखो आप ध्यान से, ये स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? अभी फिनॉल बना है ये, बेंजीन। अब क्या है ये? फिनॉल। NO2 कहां जुड़ा? दूसरे वाले पे। तो ये नॉर्मली आप इसको क्या देते थे? NO2। आल्सो NO2 कहां जुड़ा? चौथे वाले पे। और फिर इसके बाद NO2 कहां जुड़ा? छठवे वाले पे। डिपेंड करता है, यहां से गिनोगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये छठा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये पहला हुआ, दूसरा होगा। पहला तो यही है। अच्छा ठीक है, कार्बनों की संख्या गिनो ना यहाँ पे। आर्थो मेटा पैरा मैम कहते हैं, आर्थो मेटा पैरा। चलो वो छोड़ो, हाइड्रोजन कितने निकले होंगे इसमें? बेंजीन के कितनी जगह डिस्टर्ब हुई हैं, कितनी जगह से प्रतिस्थापित किया हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन यहां से निकला होगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां। टोटल कितने हाइड्रोजन निकले? जैसी NO2 जुड़े 3 जगहों पे, तो टोटल कितने हाइड्रोजन निकले? 3 हाइड्रोजन तो यहां से निकले। बाकी अब देखो बचा क्या बैलेंस करने में। इसमें देखो NO3 NO3 NO3, इसमें से क्या क्या बच गया? देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो डायरेक्ट ये बचे हैं, और 3 वो हाइड्रोजन जो इसमें से निकला, इसमें से 3 निकला और 3 ये हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हुए? मतलब टोटल बचे कितने हैं? 6। नाइट्रोजन यूज हो गया, तीनों नाइट्रोजन यूज हो गए। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 3 3 3, और यूज कितने हुए? 2 2 2। तीनों में से क्या कितने ऑक्सीजन निकले होंगे? एक एक ऑक्सीजन निकले, एक एक एक। तो टोटल कितने ऑक्सीजन बचे? 3। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, डबल का रिलेशन है, 3 दूना 6। क्या बनाएगा? 3H2O। ये बन गया 3H2। देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन मतलब 3 ये और 3 इसके वजह से जो हाइड्रोजन निकला है। सिंपल रिएक्शन। अब इसके नाम देखो जरा, ये जो नाम है सामान्यतः यह कहलाता है पिक्रिक अम्ल। इसको हम कौन सा अम्ल कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। ये बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में, है एकदम सिंपल, नाम से लगेगा क्या ही डिफिकल्ट होगा ये। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इसका सामान्य नाम है। बाकी इसके IUPAC नाम की तरफ जाओ। दूसरा कार्बन, कार्बनों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल। आर्थो मेटा पैरा करते तो हो जाता है आर्थो मेटा पैरा, फिर यहां से आर्थो मेटा पैरा, बट 6 कार्बन गिनना, तो यहां के केस में क्या हो जाएगा? नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। नाइट्रो किस किस पे जुड़ा है? 2 पे, 4 पे, 6 पे, इसलिए इसका आल्सो दूसरा नाम होगा 2,4,6। टोटल कितने नाइट्रो हैं? 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। NO2 को क्या बोला? नाइट्रो। और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो इसका क्या नाम हो गया? ट्राई 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं अगर, तो ट्राई ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया फिनॉल। शॉर्टकट में निकालो, ट्राई का T, नाइट्रो का N और फिनॉल का, इसीलिए इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? TNP। ये विस्फोटक की तरह कार्य करता है आपका। तो कभी भी आपको फिनॉल का नाइट्रीकरण पूछे, एग्जामिनर अगर पूछे आपको सिर्फ कि फिनॉल का नाइट्रीकरण कीजिए, तो वो नाइट्रीकरण मत करना, ठीक है? एग्जामिनर थोड़ा दया भावना वाला होगा तो नंबर दे देगा, लेकिन एग्जामिनर एक्चुअल में फिनॉल के नाइट्रीकरण में आपसे ये पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है।
पूरी केमिस्ट्री में नाइट्रीकरण वैसे ही करना, बट सिर्फ फिनॉल वाले केस में आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये नाइट्रीकरण हटा देते हैं। हाँ, क्या ना विस्फोटक के रूप में यूज होता है। अब जब तुम्हें बम वर्ड यूज ना करो, मजा कहाँ आएगा। HNO3 को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, 3 HNO3 है, मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं, इसको इतना दिखाने के बजाय HNO3 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 तीन जगह लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं एक ही बार में, 3HNO, वहां से एक 2 पे गया, एक 4 पे गया और एक 6 पे गया। ठीक है, ये बन गया आपका नाइट्रीकरण, पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। नोट डाउन कर लो इसको, नाइट्रीकरण वाला। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कौन से नंबर का था ये, युग्मन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। देखो युग्मन अभिक्रिया में क्या करना होता है, हमें एनिलीन लेना होता है। एनिलीन किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, R के साथ NH2 होता तो उसको क्या बोलते हैं, एमीन, और बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया करवाई जाती है जब, ये ध्यान से देखना, 2 स्टेप वाला रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन करवाना है NaNO2 और HCl के साथ। इसमें टेम्परेचर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ा, और पहली बार आया है। इसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बस बहुत कम है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एक तरीके से ठंडा टेम्परेचर है काफी। ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होता है सोडियम, वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये पहले भी आपके पास आ चुका होगा बहुत बार, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आया हुआ है। क्या आएगा आपके पास, किससे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और नीचे क्या आता है, कुछ चमक रहा है, चलो इसके बाद ये तो नहीं चमक रहा है कुछ, चलो इसके बाद का मैं इधर बना देता हूं। देखो ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम, इसको एजोनियम कहते हैं, और Cl नेगेटिव को क्लोराइड, ये बनता है। ये कहां से बना, ढूंढो जरा, N2 कहां से निकला होगा, एक ही नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन कहां है, दूसरा ऑलरेडी एनिलीन के पास है, तो N2 तो यहां से निकल गया बॉस, ये N ऊपर गया होगा, और Cl कहां निकला, यहां से निकला, तो ये तो यूज हो चुका है। अब बचा क्या क्या, उसको जो कोशिश करो, क्या बच गया, Na बचा, क्या क्या बचा है, कितने सोडियम बचे हैं, एक सोडियम बचा, हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 और 1, 2 इधर और 1 इधर, टोटल कितने हाइड्रोजन है, N यूज हो चुका है, दोनों यूज हो गया, हाइड्रोजन बचा है लिख दिया हमने, सोडियम यूज हुआ है अभी तक नहीं, तो सोडियम 1 बचा है लिख दिया, नाइट्रोजन यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हुआ है अभी तक, कितने ऑक्सीजन यूज हुए हैं, यूज नहीं हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, हाइड्रोजन यूज नहीं हुआ है, तो ये हमने लिखा हुआ है वैसे भी, 2 ये और प्लस 1 ये 3, और क्लोरीन तो यूज हो चुका है। जो भी हिसाब किताब आपने लगाया, जो भी आपके पास खाते में बचा, ये आपके पास टोटल धनराशि है, इसी को लेकर के आपको मैनेज करना है बाकी का खर्चा। कैसे बनाओगे, हाँ Na O और एक हाइड्रोजन OH, एक हाइड्रोजन लोगे तो क्या बन जाएगा, NaOH। अब देखो Na आपने एक ही था, यूज कर लिया, ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, 2 में से 1 यूज किया, कितना बचा, हाइड्रोजन कितने थे,
तीन में से एक यूज कर लिया, अब कितने बचे? एक्चुअल में बचा क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? जल, H2O। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये Na, ये O और ये H, ये बन गए NaOH, और जो बाकी बच गया क्या? ये हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन, ये हो गया H2O। ठीक है, किसी ने भी ये नहीं पूछा अभी तक, दिमाग में आएगा तब पूछोगे ना, हम तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, पूरी रिएक्शन में फिनॉल कहीं आया ही नहीं। NH2 एनिलीन है, NH2 फिनॉल है, एनिलीन। मात्रा देख लेना भाई, छोटी बड़ी में बड़ा कंफ्यूज हूं, इंग्लिश का सिंपल रूल चलता है। एनिलीन, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। N2 को क्या बोलते हैं? डाई एजो, और प्लस चढ़ गया तो ईएम जुड़ जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम। Cl2 अगर होता है तो क्लोरीन बोलते हैं, और Cl नेगेटिव हुआ तो क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी, अब तो कम से कम इसका नाम याद रख लो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सही बोला, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो अब फिनॉल की एंट्री सेकंड स्टेप में होगी, और ये आपका फाइनल आंसर देगा। तो अब फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अब आएगा फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ करवानी है। जो बचा वो आंसर युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब कुछ तो 2 ऐसे हैं जो आपस में जुड़ेंगे, क्या जुड़ेगा अब आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? देखो, ध्यान से देखो इसको, जो ऊपर बना, क्या बना ऊपर? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और किसकी रासायनिक उदाहरण पढ़ रहे हैं हम? फिनॉल की। तो ये बगल में अब एंट्री हो गई किसकी? फिनॉल की। सिंपल रिएक्शन है ये, पता क्या होगा इसमें? तो अब आपको क्या करना है? ये आपने ले लिया, आपको दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों बेंजीन को, और हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मोबाइल स्क्रीन हो तो इसको पकड़ो और रोटेट करो। आदत है तुम्हें अब रोटेट करने का, तो देख ही लो। मतलब पुराने लोगों को रोटेट करने का मतलब समझ में नहीं आता होगा, बट तुम्हें तो आ सकता है ना। इसको अगर रोटेट करेंगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन ऐसे, और बेंजीन के साथ क्या था? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बस उसको घुमा दिया है ना मैंने, अभी जोड़ा नहीं है मैंने, बस अभी उसको घुमाया हुआ है। अब बगल में क्या है? फिनॉल। फिनॉल को भी हमें रोटेट कर देना है। फिनॉल को भी अगर घुमा दो, ये क्या है आपका? फिनॉल। तो देखो अभी तक आपने कुछ किया है इस रिएक्शन में अलग? बस रोटेट, उसको घुमा के लिखा हुआ है बस। ठीक है, घुमा के लिखा हुआ है बस, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। क्या अभी तक आपने दोनों को आपस में जोड़ा है? जोड़ा तक नहीं है अभी तक हमने। अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। आपको बस ये वाला जो Cl है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड का, पहले वाले बेंजीन का Cl, इसको दूसरे वाले बेंजीन से हटा देना है। कैसे होगा क्या आप समझना। ये वाला जो N2 है, पहले बेंजीन का N2, वो दूसरे बेंजीन से जुड़ रहा है। जैसे ही पहले बेंजीन का N2 दूसरे बेंजीन से जुड़ेगा, तो जुड़ने से पहले वो क्या निकालेगा? एक, हमें पता है ना, ये वाला N2 इस वाले बेंजीन के इधर जुड़ रहा है नीचे साइड, ये वाला N2 बगल वाले बेंजीन से जोड़ने की कोशिश करेगा।
तो क्या निकालेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा। जो हाइड्रोजन निकला वो किसको लेके चला जाएगा, क्योंकि जब तक Cl हटेगा नहीं तब तक ये नाइट्रोजन जुड़ेगा भी नहीं। तो ये हाइड्रोजन किसको लेके चला गया, Cl को लेकर के। इसीलिए मैंने ये नीचे क्या लिख देना है, HCl। ये HCl यहां से निकलेगा। आप घर पे देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि H आया कहां से, ये H कहां से आया, क्योंकि जब नाइट्रोजन दूसरे वाले बेंजीन से जुड़ा होगा, बेंजीन के इस जगह से जुड़ा होगा, तो सबसे पहले उसने एक हाइड्रोजन निकाला होगा, वो हाइड्रोजन ये है, और इस हाइड्रोजन ने इस Cl को ले लिया, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इस हाइड्रोजन ने इस Cl को लेके अलग चला गया, तो ये Cl क्या हो गया, यहां से गायब। पॉजिटिव भी हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं, अब ये बैलेंस है। और सिंपल इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया, बगल वाला बेंजीन। जब इस नाइट्रोजन ने इस बेंजीन से जुड़ा तो एक हाइड्रोजन निकाला, और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ अलग हो गया और क्या बन गया, HCl। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको युग्मन अभिक्रिया कह रहे थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो बेंजीन थे आपस में युग्मित हो गए, कपल्स बन गए, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। या तो आप N2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर N2 आप ऐसे लिख सकते हो। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो 1 और 2 बॉन्ड 3, फिर इस नाइट्रोजन का 2 और 1 3। या तो ऐसे लिखो, या फिर आप सीधा क्या लिख सकते हो बीच में, N2 ऐसे। ऐसे सही है कि N2 लिखे डायरेक्ट, चलो जिससे आदत है वो लिखो, कोई ऐसा रूल नहीं है। इज इट क्लियर, रिएक्शन समझ में आ गया, मैं फिर से समझा दूंगा। ये हो गया आपका, इसको जो उत्पाद प्राप्त हुआ, इस उत्पाद को कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में एजो रंजक। रंजक का मतलब क्या होता है, रंजक का मतलब 10th में भी आता था एक जगह, रंजक का मतलब होता है सामान्य लैंग्वेज में कलर या डाई। तो इसका यूज होता है डाई के रूप में, ठीक है, रंजक कहते हैं या रंजक के रूप में। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा के लिए ये लगा दो एजोबेंजीन। या फिर इतना लंबा चौड़ा नाम किसी को याद ना आए तो सिंपल सा क्या कह सकते हो आप इसे, जो इसका काम भी है, इसको कहते हैं एजो रंजक। एजो मतलब ये N2 की वजह से एजो कह रहे हो, रंजक मतलब डाई के रूप में इसका यूज होता है, कलर के रूप में। तो इसका क्या नाम हो गया, एजो रंजक डाई। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। यूपी बोर्ड में ये पूछा भी गया है पहले भी बहुत बार, ठीक है, बहुत बार क्या, एक बार भी अगर आ गया तो इंपॉर्टेंट ही माना जाता है, बहुत बार तो छोड़ो ही। खैर ध्यान से देखोगे तो ये लंबा है, समझाने में समय लगा, लेकिन टफ नहीं है ये। और सेकंड भी बता देता हूँ, जिसको ये पूरा रिएक्शन के दोनों स्टेप याद नहीं आ रहे हैं उसके लिए एक छूट है। याद आ रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको याद नहीं आ रहा है कितना भी मेहनत कर ले, आप सीधा ऊपर का लाइन छोड़ ही दो पूरा, आप सीधा किस स्टेप पे आ जाओ, दूसरे स्टेप पे सीधा डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा दो, फिनॉल से करवा दो, और HCl निकाल दो और क्या जोड़ दो ये। अगर आपको ऊपर वाला स्टेप याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, फिनॉल या फिनाल, और इसका नाम तो ऊपर लिखा है बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाँ मैं ये कह रहा था ना, नाम में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं ना, डाइहाइड्रोबेंजीन होना चाहिए था, पैरा हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोबेंजीन। लिख लोगे, लिखो इसको शांति से ध्यान से।